नमस्कार, संजीवनी आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो गए हैं। आज हम कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम भाग पढ़ने वाले हैं। कमाल की बात है कि 2 भाग में भी ये पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए आज हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो पिछले 2 भाग में हमने क्या पढ़ा, पहले इसको दोहरा लेते हैं ताकि फिर हम आगे शुरू कर सकें। तो देखिए, शुरुआत के जो 2 भाग हैं कार्तिकेयपुर वंश के, तो हमने ये देखा कि ये उत्तराखंड का पहला जो है ऐतिहासिक वंश भी है और ऐतिहासिक के साथ साथ जो है बड़ा वंश भी है। हमने ये भी देखा कि इस के जो है तमाम अभिलेख हमें मिले, जैसे पांडुकेश्वर से, कंडारा से, चंपावत से, वगैरह स्थानों से मिले। और हमने कुल जो है 14 शासकों के नाम पढ़ लिए थे। हमने ये जाना कि इस वंश के जो शासक हैं शुरुआत में अलकनंदा नदी की घाटी में शासन कर रहे थे, और अलकनंदा नदी की घाटी में शासन करते हुए उन्होंने 300 वर्ष बिताए, यानी कि 700 से लेके 1000 ईस्वी तक उन्होंने 300 वर्ष बिताए। और उसके बाद जो है ये लोग गोमती नदी की घाटी में अर्थात बागेश्वर में आ गए। तो अलकनंदा नदी घाटी में तो राजधानी का पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ थी, लेकिन कनिंघम ने ये भी कहा था कि वो स्थान एक सुरम्य स्थान तो है, लेकिन वो जोशीमठ नहीं है। और हमने ये जाना कि 14 जो परिवार जो राजा थे, तो उनको विद्वानों ने सामान्यतः 3 परिवारों में विभाजित किया है। तो इन्हीं को 3 परिवारों को मुख्य परिवार माना गया है। और फिर हमने कहा कि जो यहाँ मतलब कि बागेश्वर में जो आ गए हैं, तो उसको किसी परिवार के अंतर्गत नहीं रखा है राजाओं को। तो क्यों नहीं रखा, इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं एक हेडिंग अपना। तो देखिए, हम इसको लिखेंगे पश्चवर्ती। अगर हम बात करें पश्चवर्ती कार्तिकेयपुर शासक, पश्चवर्ती कार्तिकेयपुर शासक, ठीक है ना। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आराम से सुनिएगा इन सारी बातों को। तो पश्चवर्ती कार्तिकेयपुर शासक, तो विद्वान ये कहते हैं कि हमने याद है आपको, हमने अंतिम शासक सुभिक्षराज देव पढ़ा था, जो अलकनंदा नदी की घाटी में शासन कर रहा था। तो उसका कोई वंशज, अब वंशज कौन है पता नहीं, तो उसका कोई वंशज जो है उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया और परिवर्तित करके वो बागेश्वर में आ गया। तो कौन वो राजा था पता नहीं, लेकिन इस समय जो है यहाँ पे जो राजा राज कर रहे थे, तो अलग अलग अभिलेख उन राजाओं के अलग अलग नाम हमें देते हैं। तो इनको हम 3 वर्गों में बांट देते हैं। डॉक्टर कठौज भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो वो 3 वर्ग क्या हैं, इस बात को देखिएगा। तो उसमें ये है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग हमारा ये है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इन 3 वर्गों में क्या खास बात है, इसको देखिएगा। तो पहला है जो बैजनाथ मूर्ति अभिलेख है, मूर्ति अभिलेख है। लेकिन अब ये मूर्ति जो है गणनाथ में है, ये मूर्ति गणनाथ में है। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में हम फटाफट। दूसरा है बैजनाथ संग्रहालय, संग्रह अभिलेख, अभिलेख। तो दूसरा ये है स्रोत, और तीसरा है श्री रामदत्त त्रिपाठी, रामदत्त त्रिपाठी। इन्होंने भी वर्णन किया है और असल में इनका जो संदर्भ दिया है श्री बीडी पांडे ने दिया है, बीडी पांडे ने दिया है, बीडी पांडे ने दिया है। तो क्या मतलब है इसका, आराम से देखते हैं इस बात को ध्यान से। तो सबसे पहली बात वो ये है कि जो बैजनाथ है हमारा मंदिर, तो वहाँ पर कई अभिलेख जो हैं आज रखे हुए हैं। कुछ संग्रहालय में रखे हैं और कुछ अभिलेख जो है मूर्ति में है। तो जो संग्रहालय है अभी कमाल की बात है कि वो संग्रहालय अभी भी बंद है और आम जनता के लिए उसको नहीं खोला गया है ढंग से। तो इन संग्रहालय के बारे में बात करें तो बैजनाथ मूर्ति अभिलेख एक वर्ग हो गया, बैजनाथ संग्रह के अभिलेख दूसरा वर्ग हो गया, और तीसरा जो है रामदत्त त्रिपाठी जी जो हैं यहाँ के शासकों का वर्णन करते हैं। तो पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि इनमें ना जो ये जो अभिलेख हैं, अभिलेख अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे बैजनाथ को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है वैद्यनाथ
कार्तिकेयपुर, वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नाम दिया गया है। ठीक है ना, ये नाम दिया गया है बैजनाथ को। चलिए तो देखते हैं इसमें कौन कौन से शासक हैं जो इनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो हुआ ये है, अगर हम देखें इसमें जो बैजनाथ मूर्ति अभिलेख है, इसमें 3 शासकों के हमें नाम प्राप्त होते हैं। तो ये जो 3 शासक हैं, तो एक का नाम है लखन देव, दूसरे का नाम है इंद्रदेव और तीसरे का नाम है त्रिभुवन देव। तो ये 3 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। मतलब ये कि बैजनाथ मूर्ति अभिलेख ये कह रहा है अभिलेख कि बैजनाथ में यानी गोमती नदी घाटी में इन 3 शासकों ने शासन किया, ऐसा पता चलता है। अगर हम बैजनाथ संग्रह अभिलेखों को देखें तो उसमें अलग अलग शासक दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम इसके बारे में देखें, चलिए अब इनके नामों के बारे में बात करते हैं कि ये कौन कौन से नाम हैं। तो देखिए जो नाम है, एक है त्रिभुवन पाल, ये तो अभी आ चुका है नाम, त्रिभुवन पाल। दूसरा जो आ रहा है त्रिभुवन पाल, तो त्रिभुवन पाल है और इसमें है वामन देव, दूसरा शासक है। फिर उसके बाद है महिपाल देव। फिर अगला जो शासक है महिपाल देव और इसका नाम है लखन पाल। ठीक है, उसके बाद है उदयपाल और इसके बाद एक नाम है मिटा हुआ और उसमें लिखा हुआ है पाल देव, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि देखिए, एक थोड़ा सा मैं आपसे कह दूं कि कहीं पे पाल देव कहीं पे मुझसे छूट गया भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नाम देव पाल लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये नाम है। इसके बाद अगर हम बात करें रामदत्त त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं, तो रामदत्त त्रिपाठी जी इन्हीं नामों को ले रहे हैं जो नाम इधर लिखे हैं, बस थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है त्रिभुवन राज देव, दूसरा है इंद्रपाल देव और तीसरा है लखन पाल देव। तो ये नाम प्राप्त होते हैं। आप इसका है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए इसको ध्यान से, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें खास बात ये है कि इतने शासक मिलते हैं तो ये अलग अलग जो है अभिलेख अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कमाल की बात वो ये है कि इन शासकों ने क्या काम किया, इनकी क्या उपलब्धि रही, ऐसा अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। तो ये जो शासक हैं ये परवर्ती कार्तिकेयपुर शासक हैं, या पश्चिमवर्ती भी कह सकते हैं इनको, या आप इनको वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर शासक भी कह सकते हैं। तो ये है इस दूसरे काल के शासकों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जो टोटल जो 17 राजा हैं उनमें से कुछ राजाओं के बारे में कुछ और भी जानकारी हमें और महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो देखते हैं कि वो अन्य जानकारी महत्वपूर्ण क्या है। तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, तो देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने समय बचाने के लिए ज्ञान गंगा के कुछ फोटोज़ खींच के रखे हैं ताकि हम उनसे जो है सरलता से अपना समय बचाते हुए ढेर सारी जानकारी ले लें। तो जैसे अगर हम बात करें
तो कुछ शासकों के नाम हैं, जैसे कुछ शासकों के नाम हैं शासक, और उन शासकों की रानियों के नाम भी हमें प्राप्त होते हैं। रानियों के नाम प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्रमाण है जिसमें हमें रानियों के नाम प्राप्त होते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए इस पूरा ध्यान से, ये ज्ञानगंगा का ही फोटो है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है, जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे बसंतन देव है, तो बसंतन देव की रानी का जो नाम है वो सज्ञ नारायणी है। खरपर देव है, कल्याण देवी है, कल्याण राजदेव की पत्नी का नाम लस देवी है। निम्बर्त देव है, उनकी राजधानी रानी का नाम नाथू देवी है। ईसगण देव हैं, दिशा देवी है। ललित सूरदेव, श्यामा देवी, लाया देवी। सलणादित्य अगर हम बात करें तो सिंहवली देवी। इच्छट देव की सिंधु देवी और देसठ देव की पद्मल देवी, ऐसे रानियों के नाम प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो इसी प्रकार से ना और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि इस ये जो अभिलेख हैं इससे इनकी जैसे राजमंत्री हैं और सेनापति हैं, ताम्रपत्र लेखक हैं, इनकी भी हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। अगर इसको ज़रा ध्यान से देखा जाए, तो देखिए, तो ये जो है, अगर इनके बारे में बात करें तो ये शासक हैं और यहाँ पे इनके सेनापति लिखे गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो देखिए शासक हैं और अभिलेख लेखक हैं। तो ललित सूरदेव का अभिलेख लेखक गंगाभद्र है, देसठ देव का अभिलेख लेखक भद्र है, पद्मट देव का नंदभद्र और सुभिक्ष राजदेव का जो है वो भी नंदभद्र है। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, तो शासक जो हैं और ये सेनापति हैं, ललित सूरदेव अरियट, देसठ देव का नंदादित्य, पद्मट देव का नारायण दत्त और सुभिक्ष राजदेव का ईश्वर दत्त है। इसके अलावा और क्या खास बात है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इन राजाओं में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मिलती हैं, जैसे कि इनके राजमंत्री। तो राजमंत्री को देखिए, ललित सूरदेव का राजमंत्री विजक है, देसठ देव का हरि शर्मा है, पद्मट देव का भट्टधन है और सुभिक्ष राजदेव का कमलापति है। तो ये भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है इन अभिलेखों से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, मैं ऐसे आशा करता हूँ। इसके अलावा एक बात और खास बात वो ये है कि अगर हम इसको देखें इसको, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये जो है अभिलेख हैं और जिनके अभिलेख हैं उनमें कौन कौन सी जातियों के नाम मिलते हैं ये हमें पता चल रहा है। तो जैसे देखिए, ललित सूरदेव में खस, द्रविड़, कलिंग, गौड़, उड्र, आंध्र, चांडाल, इसी प्रकार से ललित सूरदेव के 2 बार दिखाए गए हैं। देसठ देव, पद्मट देव, सुभिक्ष राजदेव और देवपाल के भी अभिलेखों में विभिन्न जातियों के बारे में पता चलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इतनी जातियों की जानकारी और हमें कहीं से प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, और ये वाला हेडिंग तो हम ये बात कर चुके हैं। पसंद देव की रानी का नाम सज्ञ नारायणी और खरपर देव की रानी का नाम कल्याण देवी, ये वैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलता है, तो ये हमें सारी बातें पता चलती हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं कि इनके शासन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो शासन है, अगर हम इसके बारे में बात करें, शासन के बारे में, तो शासन व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं, शासन व्यवस्था के बारे में, तो देखिए इनका साम्राज्य बहुत बड़ा है और जब बहुत बड़ा साम्राज्य है तो उतने ही ज़्यादा अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवकों की आवश्यकता होगी। तो शासन का स्वरूप जो है इनके बारे में जो है बहुत कुछ अनुमान लगता है इनके अभिलेखों से, क्योंकि इन अभिलेखों में ढेर सारे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो ये जो पदाधिकारी हैं इनके आधार पे हम इनके विशाल साम्राज्य का सहज अनुमान लगा सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी जो ये अभिलेख हैं कार्तिकेयपुर शासकों के, ये हमारे लिए एक धरोहर के समान है। तो देखते हैं इसको, अगर देखें ध्यान से तो ये देखिए,
तो पदाधिकारियों के नाम है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में उनके कार्य क्या थे, परिस्थिति क्या थे। जैसे राजा है वो तो सर्वोपरि ही होता है। इसके अलावा राजनायक है, राजामात्य है, सामंत है, महासामंत है, महाकर्ता कर्तक है, महादंड नायक है, महाप्रतिहार है, प्रमातारा है, सर्वभंग है, उदाधिक है, कुमारामात्य है, दुस्साध्य है, साधनिक है, दोषापराधिक है, चारोधरणिक है, सौल्किक है, गौल्मिक है, तदायुक्तक है, पट्ट है, पट्टकोपचारिक, सौदभंगाधिकृत है। इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी हैं। तो देखें आप जरा ध्यान से, अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से तो आपको और भी ढेर सारे राजा ये जो हैं इनके पदाधिकारियों के नाम मिल जाएंगे। तो देखिए, तो ये भी हैं, अच्छी खासी लिस्ट है अगर आप इसको देखा जाए तो इसको पढ़ने में तो बहुत सारा समय लग जाएगा मेरे द्वारा, तो इससे बेहतर है कि आप इसको एक नज़र देख लें। और इसमें तमाम अधिकारियों के नाम के साथ साथ ये भी देख रहे होंगे आप उनके जो कार्य हैं तो उनका भी हमें ठीक ठीक वर्णन मिलता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपनी सुविधा हेतु, ठीक है। तो ये जो है इनके साम्राज्य के बारे में एक अच्छा अनुभव लग जाएगा। करते हैं हम, तो ये तो हमने पदाधिकारियों के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि इनके शासन का स्वरूप कैसा है। शासन का स्वरूप कैसा है, शासन का स्वरूप कैसा है। तो अगर आप देखें शासन का स्वरूप से मतलब क्या है, शासन का स्वरूप का मतलब यह है कि राजा किस प्रकार की प्रवृत्ति रखते थे, यानी उनका राजत्व का सिद्धांत कैसा था। तो देखिए, एक ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कार्तिकेय शासक हैं तो इन्होंने जो राजत्व को है पितृत्व के समान और राजधर्म के समान माना। इनके काल में कई सड़कों का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, नलकूपों का निर्माण हुआ जिन्हें नौले कहा जाता है, छायादार वृक्ष लगाए गए और कई औषधालय हैं, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ, अस्पताल हैं आदि कई लोकोपकारी काम किए गए, सराएं बनाई गई यात्रियों के लिए, ऐसा अनुमान किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इनका शासन का जो स्वरूप है, ये जो शासन का स्वरूप है इनके, ये प्रजा के लिए कल्याणकारी था, कल्याणकारी था। और इन्होंने जो है शासन को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न मान के राजधर्म समझा और इसी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने कई लोक उपकारी काम किए, ऐसा अनुमान किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, ये जो कार्तिकेय जो शासक हैं, कार्तिकेय वंश के राजा हैं, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो अब इनके बारे में बात करते हैं एक महत्वपूर्ण हेडिंग के बारे में, और वो है कि इनका साम्राज्य विस्तार, यानी कि इनका इलाका साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार के बारे में तो देखिए, जो साम्राज्य विस्तार है अगर हम इसके बारे में बात करें तो इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में अगर हम अभिलेखों से बात करें, अगर हम अभिलेखों के आधार पे कहें तो हमें अभिलेख मिले हैं, जैसे पांडुकेश्वर से मिले, कंडारा से मिले, मतलब वही अलकनंदा नदी घाटी से मिले हैं। इसके अलावा बागेश्वर की गोमती नदी की घाटी से मिले हैं, चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है वहाँ से मिले हैं। तो एक तो प्रमाणों के आधार पे ये कहा जा सकता है, लेकिन एडविन टी एटकिंसन अनुश्रुतियों के आधार पे ना, एक तो हमने कहा कि जैसे कि पांडुकेश्वर है, पांडुकेश्वर है और कंडारा है और बागेश्वर है, चंपावत है। ये तो हमें इनके अभिलेख बताते हैं कि शायद इनका शासन यहां तक रहा होगा। लेकिन जो एटकिंसन है, तो वो अनुश्रुतियों के आधार पे कहते हैं, अनुश्रुतियों के आधार पर कहते हैं कि इनका शासन उत्तर में महान हिमालय से दक्षिण में रुहेलखंड, जिसे आज हम बरेली कहते हैं, रुहेलखंड तक फैला था। इसी प्रकार से एटकिंसन कहते हैं कि इनका पश्चिम में जो शासन था
वो सतलज नदी तक से, सतलज नदी से लेके नेपाल की गंडकी नदियों के बीच में रहा होगा, ऐसा एटकिंसन का मानना है। तो देखिए, इस आधार पे कहा जा सकता है कि ये लोग केवल उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि निकटवर्ती क्षेत्रों तक इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया। तो अब अंतिम हेडिंग की ओर चलते हैं अपने, और वो है कि इनका पतन कैसे हुआ। तो अगर हम बात करें कार्तिकेयपुर राज्य का पतन, तो इसके बारे में बात करते हैं, कार्तिकेयपुर राज्य के पतन के बारे में। तो देखिए, जब ये लोग गोमती नदी की घाटी पे आए, कुछ ही राजा राज कर पाए और उनका राज्य बहुत दीर्घायु नहीं हो पाया, मुश्किल से 50 साल इनका शासन रहा। और उसके बाद ऐसा क्या हुआ, इस बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिलती है। तो जिस प्रकार से सभी राजवंशों का अंत होता है, संभवतः उसी प्रकार से इनका अंत हुआ, ऐसा विद्वानों का मानना है। जैसे विद्वान कहते हैं कि शायद नवीन राज्य पैदा हो रहे थे, नवीन राज्य का उदय हो रहा था और उनके सामने ये लोग पिछड़ गए, ऐसा एक संभावना है। दूसरी संभावना ये भी है कि योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिले, क्योंकि उत्तराधिकारियों पर शासन की आयु बहुत अधिक मात्रा पर निर्भर करती है। योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, अधिकारियों का अभाव रहा है, ऐसा भी माना जाता है। तीसरा एक अनुमान ये भी है कि आंतरिक अव्यवस्था ये भी एक कारण हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो अभी इतना निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या हुआ होगा, शायद इन्हीं में से कोई कारण या सारे ही कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। तो यह है कुडिंदों का पतन। तो देखिए, अभी हमने बात की इनके शासन की प्रकृति के बारे में। तो कुडिंदों के बारे में हमने ये जाना कि इनके राजा लोक कल्याणकारी थे और उन्होंने राजत्व में पितृत्व का तत्व शामिल कर दिया और इसलिए लोक कल्याणकारी ढेर सारे काम किए। तो ये लोग उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए और जो है इनके संबंध में जब इनका अंत हो गया तो कुमाऊं क्षेत्र में एक कथा प्रचलित हो गई, ऐसा कहा जाता है। और वो कथा कुछ इस प्रकार से है। सूर्य अस्त हो गया एवं रात्रि हो गई। तो देखिए, ये जो जनश्रुति है, अगर हम इसको ध्यान से सुने तो इसका मतलब कि वाकई में इन्होंने अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण जनसाधारण में एक अमिट छाप छोड़ी और इसलिए लोगों के मन से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ इस पंक्ति के रूप में सामने दिखाई देती है, और ये पंक्ति है, सूर्य अस्त हो गया एवं रात्रि हो गई। तो इस प्रकार ये हमारा एक डिटेल्ड जो है स्टडी कार्तिकेयपुर वंश के संबंध में। और मुझे लगता है कि अब आप लोगों के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर बार बार आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, तो आप संपर्क करके अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही करते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारा जो ऐसा कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी बात हो तो बता दीजिएगा। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।